अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे मुल्क में बढ़ते गैस बहरान और LNG खपत में कमी के बायस हुकूमत के नए फैसलों पर। तो नाज़रीन, पाकिस्तान ने कतर से 24 इजाफी कार्गोज फरोख्त करने की इजाज़त मांग ली है, लेकिन क्या ये फैसला वक्ती रिलीफ है या मुस्तकबिल के लिए एक ख़तरा है? तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा ख़ुसूसी रियाजुल हक। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम रुख करेंगे मुल्तान का, जहां पर पंजाब हाईवे में जाली लैंड एक्वाजिशन क्लेम्स के जरिए करोड़ों रुपए की मुबैना खुर्द-बुर्द का इंकशाफ हुआ है। खानेवाल ता लोधरा रोड मंसूबे की बेज़ाब्तियों ने एक बार फिर से निज़ाम हुक्मरानी पर सवाल उठा दिए हैं। इस बारे में मजीद बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगी मुल्तान से बिस्मा कदीर। और प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे सरदार बहादुर खान विमेन यूनिवर्सिटी भी करोड़ों रुपए की माली बेतरतीबियों पर, जहां पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने सख्त नोटिस लेते हुए वाइस चांसलर से फौरी वजाहत तलब कर ली है। नाज़रीन, यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ मंसूबों में 61 मिलियन रुपए ज़ाया होने, स्कॉलरशिप फंड्स में 59 मिलियन के नुकसानात और असासों की गैर कानूनी अलॉटमेंट जैसे संगीन इंकशाफात ने पूरे निज़ाम पर सवाल उठा दिया है। इस अहम मामले की मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे ब्यूरो चीफ कोयटा खलील अहमद। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में LNG की गिरती खपत, माली दबाव और उसके मुमकिन हल के बारे में। सवाल यह है कि क्या वाकई पाकिस्तान के पास LNG फालतू पड़ी हुई है, और अगर है तो हुकूमत के पास इसका क्या हल है? इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ख़ुसूसी इस्लामाबाद रियाजुल हक से। रियाज, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही बनता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है मुल्क में कि LNG की खपत में इतनी बड़ी कमी आई है? क्या ये सिर्फ बिजली और एक्सपोर्ट सेक्टर की गिरावट है या फिर हम इसे कुछ और भी कहें? जी बहुत शुक्रिया फरजाना। ये बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, लेकिन उतना ही आम आदमी समेत हमारे सुनने वाले जितने लोग हैं उन सब के लिए इतना ही अहम है ये जानना कि आए दिन हम ये बात करते रहते हैं कि जनाब हम दरख्वास्त करने जा रहे हैं क़तर से कि हम इसको जो है वो आगे किसी को भेज सकें या बेच सकें, बिकॉज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा हो गई है, कंजम्पशन हमारे यहाँ उस तरह है नहीं, तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो पिछले कुछ अर्से में ये हुआ कि हमारे यहाँ, अब प्रोग्राम में आगे चल के हम इसकी वजूहात पर भी बहस करेंगे कि जब आपके घर में 2 AC की गुंजाइश है तो आपने 4 AC क्यों लगाए, कि जब आपको समझ ही नहीं आ रही अब उन ACs का क्या किया जाए, क्योंकि AC देने वाले ने कहा है कि आप इसकी जितनी बिजली खर्च होती है उतने आपने पैसे हमें देने, चाहे आप AC इस्तेमाल करें या ना करें। तो इस वक्त ऐसी अजीब व गरीब सूरत हाल से दो चार हैं, और जब आपकी जो है वो जेब भी तंग हो तो फिर आपके लिए परेशानी 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। यही सूरत हाल जो है वो यहाँ पे इस वक्त जो RLNG और LNG का जो सेक्टर है यहाँ पे हमें जो है वो दरपेश है। 2017 में कुछ मुआहदे हुए, फिर उसके बाद 2021 में कुछ मुआहदे हुए, और हमें समझा कि कोविड ख़त्म हो गया है और हमने जल्द अज जल्द कतर की कंपनीज़ के साथ जो है वो LNG के मुआहदे किए, टर्मिनल हमने मंगा लिए, और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो 24 से 34 के करीब ऐसे जो LNG टर्मिनल्स हैं जो हमारे पास मौजूद हैं, जिसकी ज़रूरत उस तरह नहीं है, यानी इजाफी हैं। तो अब हमारे हुकूमत पाकिस्तान के लिए एक दर्द-ए-सर बना हुआ है कि एक तरफ जो एनर्जी का या पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट है वो 1 ट्रिलियन से ऊपर जा चुका है, और उसकी जो है वो डेट वो जो है वो सर चढ़ के बोल रहा है, और दूसरी तरफ अगर हम देख लें तो गैस की जो इस्तेमाल है गैस का ओवरऑल, यानी जो कंज्यूमर जो घरों पर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें भी कमी आ रही है, और इसके साथ साथ जो सनती सतह पर जो कारखानों में गैस इस्तेमाल होती है उसमें भी कमी आ रही है। तो इस सारे मामले में हुकूमत इंतहाई परेशानी से दो चार है कि LNG कार्गोज आ रहे हैं, और वो हमारे जो बहुत से मुआहदे हैं बदकिस्मती से, जैसे मैंने एयर कंडीशनर की मिसाल दी, वो टेक और पे पे हैं। टेक और पे क्या होते हैं कि आपने हमसे मुआहदा कर लिया है तो आप हमसे गैस जो LNG टर्मिनल्स हैं वो आप हमसे लें, आप उसे इस्तेमाल करें या ना करें, इससे हमें कोई गर्ज नहीं है। आपने साल के इतने टर्मिनल्स हमसे लेने हैं, उसकी आपने हमें इतनी अदायगी करनी है, आप इस्तेमाल करें या ना करें, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। और एक और बात जो हमारी कतर के साथ हुई है, जो ज़ाहिर इस मुआहदे का हिस्सा है, और वो यही है कि हम इसको आगे किसी को नहीं भेज सकते। तो अब बेच नहीं सकते इसको। तो अब ये एक बड़ा चैलेंज हो गया है कि मेरे पास इजाफी चीज़ तो मौजूद है, लेकिन मैं उसको चाहूँ तो दाएँ बाएँ किसी को बेच सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं बेच सकता, क्योंकि
मैंने जिससे ये गैस ली है, कॉन्ट्रैक्ट मैंने उसके साथ ये किया कि मैं किसी को नहीं बेचूंगा, ये मैं खुद लूँगा और किसी और को बेच नहीं सकते। तो अब हम आते जाते रहे हैं, पिछले कुछ अरसे में हमारी मुलाकातें भी होती रही हैं, प्राइम मिनिस्टर कई मरतबा गए और इस तरह आला हुकाम जो सिक्योरिटी वगैरह के हैं वो भी गए हैं और कतर से रिक्वेस्ट की हैं, और उम्मीद की जा रही है तकरीबन अगले 1 महीने के अंदर अंदर जो है ये सारा मामला क्लियर हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि क्या ये जो हमारे पास इजाफी गैस है क्या हम आगे जिस तरह किसी से को बेच आपने हमें सकेंगे। बताया कि हम इस जो गैस को आगे बेच नहीं सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद देखा जाए तो हुकूमत ने कतर से इजाफी जो हमारे पास 24 कार्गोज हैं वो आलमी मार्केट में बेचने की इजाज़त मांगी है। तो क्या आप जो सिचुएशन हमें बता रहे हैं उसके बाद हम ये कहें कि अब हम अपने ही मुआहदे के बोझ तले दब चुके हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, और इसकी कई वजूहत हैं। पावर डिवीज़न पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में जब हम बहुत से लोगों से बात करते हैं तो वो भी इस मामले में कंफ्यूज्ड और परेशान नज़र आते हैं कि पिछले कुछ अरसे में एनर्जी के जो क्राइसिस जिस अंदाज में आया, और एक तरफ सोलर पैनल्स ने जो भरमार हो गई पूरी दुनिया, और ख़ास तौर से चीन से जो सस्ते सोलर पैनल्स आए, तो तवानाई के और बिजली के महंगी बिजली के बोझ तले लोगों ने, इवन कारखानादारों ने सोलर पैनल जो है वो लगाना शुरू कर दिए। उससे जो गैस इस्तेमाल होती थी बड़ी बड़ी सनतों में पैदावार के लिए, उस गैस की खपत में कमी आ गई है। तो हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है कि एक तरफ जो सोलर पैनल्स की भरमार हो रही है, दूसरी तरफ जो गैस है जो हमारे जिस मामले में हम डिस्कस कर रहे हैं LNG का जो मामला है, उसमें जो है उसकी खपत है उसमें कमी आ रही है। तो इस को कवर करने के लिए हुकूमत ने क्या किया है कि तकरीबन अब तक जब हम बात कर रहे हैं तो 1.5 लाख के करीब जो घरेलू जो गैस के कनेक्शंस होते हैं वो अब तक सिर्फ SNGPL यानी सुई नर्दन जो गैस पाइपलाइन लिमिटेड है, वो जो कंपनी है, उनके पास 1.5 लाख के करीब लोग जो है वो आ चुके हैं। और सिर्फ इस्लामाबाद रीजन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे तकरीबन कुछ जो हमारे लोगों से बात हुई तो वो कहते हैं कि 1,500 तक जो है वो रोज़ाना लोगों की एप्लीकेशन आ रही हैं, घरों पे लोग जो है वो करेक्शन करवाना जा रहे हैं। और यही सूरत हाल लाहौर में भी है, वहाँ पे भी 1,500 से 2,000 जो एप्लीकेशंस हैं वो रीजनल ऑफिस में आ रही हैं। तो लोग 2021 में इस पर बैन लगा था क्योंकि मुल्क के अंदर गैस नहीं थी। अब एक और सबसे बड़ा जो चैलेंज आ रहा है वो फरजाना ये आ रहा है कि जो गैस हमारी अपनी फील्ड्स में थी, यानी जिस तरह सुई का जो सुई की बलोचिस्तान में फील्ड्स हैं और इस तरह की हमारी मुख्तलिफ जगह पे खैबर पख्तूनख्वा वगैरह में, कोहाट वगैरह में जो फील्ड्स हैं, तो चूँकि हमारे पास ऑलरेडी वो जो दूसरी जो हमने इम्पोर्टेड गैस मंगाई हुई है वो हमारे पास इतनी ज़्यादा है कि जो हमारी अपनी जो नेचुरल गैस है जो हमारे सिस्टम में मौजूद है उसको हम ज़ाहिर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम उसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं जो इम्पोर्टेड है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है, उसकी हमें पेमेंट्स करनी पड़ रही हैं। तो एक ऐसी परेशानी से दो चार है कि उस जो गैस फील्ड में जो गैस है अगर हम उससे इस्तेमाल नहीं करते वो प्रेशर बहुत ज़्यादा उसका बढ़ गया है। कि ये जो टेक और पे की बात आप कर रहे थे, टेक और पे जैसे मुआहदे आपने जिस तरह से कहा कि कार्गो चाहे इस्तेमाल हो या ना हो हमें पैसे तो देने ही पड़ेंगे, ठीक है, तो क्या ये मुआहदे वक्त के साथ पाकिस्तान के लिए खसारे का सौदा नहीं बन रहे हैं? और इस तरह के मुआहदों के ऊपर क्या दोबारा से नजरसानी नहीं होनी चाहिए? देखें, अब नजरसानी अब ये है कि हमने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं। अब हर महीने हमें तकरीबन 9 कार्गोज जो हैं वो कतर से आते हैं, हर महीने 9 कार्गोज हमें कतर से मिलते हैं, ठीक है। तो अब वो जो आ रहे हैं, जैसे मैं अभी बात कर ही रहा था कि जो हमारे अपनी गैस है जो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारी जो अपनी पाकिस्तान की जो गैस है उन फील्ड्स में कई जगहों पे हमने जो गैस की जो फील्ड्स थी उनको हमने बंद कर दिया है। और उसकी वजह यह है कि गैस के जो पाइपलाइन थे उस पर शदीद प्रेशर आना शुरू हो गया है, और उसकी वजह से तकरीबन जो प्रेशर था 5.17 BCF तक पहुंच गया है। और इस ख़तरे को कम करने के लिए तकरीबन 270 से लेकर 400 MMCDF तक की जो गैस फील्ड्स हैं वो मुल्क में बंद कर दी गई हैं। अब अंदाज़ा लगाएं 270 से 400 के करीब जो MMCDF जो गैस पैदा करने वाली फील्ड्स जो थी उनको हमने बंद कर दिया है, क्योंकि हर माह सिर्फ कतर से जो 9 टर्मिनल्स आ रहे हैं उनको हमने कहाँ खपाना है। तो हमारे पास हमने मुआहदे लॉन्ग टर्म के कर लिए एक ज़माने में। तो अब जब मैंने पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अफराद से जो स्टाफ जो सीनियर ऑफिसर्स इनको देख रहे हैं उनसे मैंने पूछा कि ये सारा जो मामला है ये तो हमारे गले पड़ चुका है, आगे इसका क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि जी ये तो ज़ाहिर एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है कि हम इस वक्त क्या कर रहे हैं और कतर की हुकूमत के साथ हमारी बातचीत किस सतह की है। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि 2040 तक के लिए हमने पूरा एक पोर्टल और सिस्टम और डेटाबेस बना लिया है कि आइंदा आने वाले जो 15 साल हैं उसमें हमें कितनी गैस चाहिए होगी और उसमें हमें कितनी हम यूटिलाइज कर सकते हैं।
और कितने मुआहदे कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि जब इससे पहले मुआहदे मुआहदे किए किए जाते हैं गए तो हर पहलू को मद्देनजर रखा जाता है। हमारे जरा ये कहते हैं कि मुनाफा कतर को होगा और नुकसान पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इस बात को ही मद्देनजर रखा जाए तो जब हमने ये मुआहदा किया था तो क्या हमने एनपीडी मुआहदे में अपनी पोजीशन को इतना कमजोर रखा था, हमने बाकी पहलुओं पर गौर ही नहीं किया था? बिल्कुल फरजाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एनपीडी का जो हमने जो है वो किया था मुआहदा, तो इसमें हमें बेसिकली बांध के रख दिया गया था। और ये इस तरह ही है जिस तरह जो हमारा आईपीपीज़ वाला मामला था कि बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो बिजली पैदा भी नहीं कर रही लेकिन हम उनको डॉलर्स में पेमेंट्स कर रहे हैं, और जो हम पेमेंट्स कर रहे हैं तो और हमारा मुआहदा उनसे हुआ है, तो कईयों के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट्स पावर मिनिस्ट्री ने जो है वो रिवाइज़ किए और कईयों को कुछ पैसे दे के उनके साथ मामला ख़त्म कर दिया, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान अरबों रुपए उनको दे रही थी। यहाँ भी कुछ कम मामला नहीं है उसी तरह का कि हम जब ये इतने लॉन्ग टर्म के मुआहदे कर रहे हैं और ये जो एनपीडी वाला मामला हुआ, तो इसमें ये है कि अगर पाकिस्तान के बाद गैस इजाफी हो जाती है और पाकिस्तान अगर आगे करना चाहता है तो उसको पहले एक तो कतर से इजाज़त लेनी होगी, पहले देखना होगा, और दूसरे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि अगर मैंने 20 रुपए में ली है स्पॉट, अगर मैंने ली है और अगर मैं 10 रुपए की ली है या 20 रुपए की ली है कतर से, और अगर मैंने बेची है दोबारा आगे 40 रुपए की, तो ऊपर जो 20 रुपए का मुनाफा होगा वो सारा कतर को जाएगा। मैंने वो 20 रुपए जो है वो हाँ जी, तो यहाँ पे हमें तो फिर बेचने का भी नुकसान ही है, फिर हम अपने पास ही रख लेते हैं, फिर हमने बेच के क्या करनी है। बिल्कुल, यहाँ पे ये बड़ी अफसोसनाक है। और मज़े की बात है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस अगर लो है तो पाकिस्तान ने अगर 10 की ली है और पाकिस्तान 7 की बेचता है, तो वो जो 3 जेब से देने होंगे वो पाकिस्तान को देने होंगे। तो ये एक अजीब गरीब किस्म के मुआहदे हमने किए हैं कि यहाँ पे मतलब हंसी आती है कि यहाँ पे कहा था बड़े टेक्निकल से हैं इसके अंदर मामलात, यहाँ पे तो टेक्निकल के साथ क्रिटिकल भी होते जा रहे हैं। क्रिटिकल भी हैं और कुछ जगहों पे अफसोसनाक भी हैं कि शायद हमने मतलब कोविड ख़त्म हुआ और उसके बाद फिर 2-3 साल और भी बीच में आए, तो हमने इन मुआहदों को हमें रिवाइज़ करना चाहिए था, हमें संजीदगी से देखना चाहिए था कि भाई अगर प्रॉफिट है तो वो भी आपका, और अगर नुकसान पे इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस अगर लो हैं और हमने महंगी चीज़ ली है तो 10 रुपए की ली जो अगर 7 की बेचते हैं तो वो 3 जो रुपए हैं वो हम जेब से जो है वो देंगे, उसकी अदायगी करेंगे, क्योंकि वो ज़ाहिर है हमने जब कतर को अदायगी करनी है तो हमने तो 10 की करनी है, क्योंकि हमने तो 10 का लिया था, वो 3 रुपए भी जेब से हम भरेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल है इन तमाम मुआहदों को ज़ाहिर रिवाइज करने की ज़रूरत भी है, लेकिन इसके साथ साथ प्लानिंग की भी ज़रूरत है। कि पाकिस्तान को ईएनआई के साथ हर माह एक कार्गो आलमी मार्केट में बेचने की इजाजत मिली हुई है, ठीक है, तो क्या यही मॉडल कतर के साथ भी अपनाया जा सकता है? जो इस वक्त बातचीत हो रही है एग्जैक्टली यही हो रही है। जो इटालियन कंपनी है ईएनआई, उनके साथ भी हमारी ये मुआहदा था कि उनके जो हमारे पास टर्मिनल्स हैं तो हम आगे अगर उनको बेचना चाहें तो हम बेच सकते हैं, और एग्जैक्टली यही मॉडल हमने इसी के लगभग किया है, गो के वो डिफरेंट है और उसमें ज़्यादा हमें प्रॉफिट भी है ईएनआई वाले मामले पे जो इटालियन कंपनी वाला है। कतर से हमने जो रिक्वेस्ट की है उसकी जो निटी-ग्रिटी है, उसकी जो डायनामिक्स हैं वो अभी तक ज़ाहिर सामने नहीं आया, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इस वक्त अगर चीज़ें सामने आएंगी तो इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान के लिए एक बहुत मुश्किल सूरत हाल बन सकती है, क्योंकि अगर हम फ़र्ज़ करें अगर स्पॉट की या दूसरी जो टेक और पे के मामले में कुछ चीज़ें अगर बताते हैं तो इंटरनेशनल जो बायर्स हैं, जो दूसरी कंपनीज है दुनिया की, उन्होंने जो अगर हमसे जो परचेज़ करनी है तो वो पाकिस्तान के साथ जो है वो दूसरे कुछ मामलात में जो है वो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बन सकती हैं। देखा कि मुआहदे करते वक्त कम से कम अपने भी फायदे का सोच लेना चाहिए था। यहाँ पर तो ऐसा लगता है सिर्फ अपने नुकसान के बारे में ही सोचा था और मुआहदा कर लिया गया था। खैर एनी हाउ, रियाज अभी आपने हमें बताया कि पाइपलाइन में जो है गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा हो चुका है कि 5.17 BCF तक पहुंच चुका है। ये तो बड़े ही खतरे की बात है, ये तो खतरे की घंटी बजा रहा है। तो आखिर इतनी ज्यादा गैस कहाँ इस्तेमाल हो रही है, और या फिर हम ये कहें कि हो भी रही है या नहीं हो रही है? इसका सादा सा जवाब है कि नहीं हो रही। जैसा मैं अभी कह ही रहा था कि लार्ज स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग
बड़े पैमाने पे जो फैक्ट्रियां बनाती हैं, हौजरी का सामान हो गया, कटलरी का सामान हो गया, सियालकोट में, फैसलाबाद में जो बड़ी बड़ी जो गारमेंट्स की फैक्ट्रीज़ हैं, वो जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, उसकी जो प्रोडक्शन है वो कम हुई है। और मतलब पिछले कम से कम 2-3-4 साल में उससे नुकसान ये हुआ कि जो गैस की खपत थी, जो सालाना जो गैस की खपत थी, वो मुसलसल जो है वो कमी का शिकार है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को ना सिर्फ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे इंडस्ट्रियल एक पॉलिसी पाकिस्तान के पास होनी चाहिए, बल्कि इसके साथ साथ क्योंकि हमारी इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी है वो बहुत ही फ्रेजाइल और बड़ी कंफ्यूज किस्म की है, तो हमें एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी की ज़रूरत है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि हालिया अरसे में आपने खुद देखा होगा कि बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो पाकिस्तान छोड़कर जा रही हैं। तो आप आसानी से कह सकते हैं जी इंटरनेशनली मॉडल चेंज हो रहे हैं। हमने देखा कि जिलेट जो है वो पाकिस्तान से गया, फिर इस तरह की कंपनीज़ हैं वो पाकिस्तान से जा रही हैं। तो जब पाकिस्तान से वो जाती हैं तो पाकिस्तान में सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का जब वो काम करेंगी तो फिर वो क्या होगा कि वो दाएं बाएं से पड़ोसी ममालिक से, बांग्लादेश से या और जो मलेशिया वगैरह से हमारे पास जो है ये सामान पहुंचेगा, पाकिस्तान में तैयार नहीं होगा। इसमें जो सबसे बड़ा मसला है वो फुकदान है। सिचुएशन अब हमारे पास है, हम देखें तो 35 कार्गो सालाना की इजाफी मिकदार हमारे पास बन चुकी है, ठीक है। क्या हम LNG की इंपोर्ट रोकने का कोई मंसूबा बना रहे हैं या फिर ये सिर्फ वक्ती रद्द-ए-अमल है जो सामने आया है? नहीं, वक्ती रद्द-ए-अमल तो नहीं है। हुकूमत इस वक्त बाकायदा तौर पे संजीदा है और जैसा कि मैंने कहा कि तकरीबन हुकूमत ने चूँकि जो पावर का सेक्युलर डेट था वो ज़ाहिर ऊपर जा रहा है, तो उसको कवर करने के लिए तकरीबन जो 242 अरब रुपए थे उस गैस और उसके जो सारे जो एक्सपेंसेस थे वो कंज्यूमर पे जो है उन्होंने शिफ्ट किए। जो घरेलू इस्तेमाल के जो गैस हैं, जो सिलेंडर्स हैं या जो घरेलू गैस है, उस पर जो बर्डन जो है वो उन्होंने शिफ्ट किया है, वो 242 बिलियन का जो बर्डन शिफ्ट किया। लेकिन कितना करेंगे? मतलब एक तरफ हम देख रहे हैं कि FBR की रिपोर्ट है ये कि जो तनख्वाहदार तबका है वो इतने अरब रुपए उसने अभी जो है वो पहले क्वार्टर में, माली साल के इस पहले क्वार्टर में जो है वो उन्होंने दिए हैं। तो आप कब तक जो है वो घरेलू सार्फिन और तनख्वाहदार तबके से जो है वो नचोड़ते रहेंगे और जो बड़े लोग हैं, कारखानादार हैं, उनके हवाले से कोई पॉलिसीज नहीं बनाएंगे। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे भी यही हो रहा है। इस वक्त बज़ाहिर मुझे हुकूमत संजीदा लग रही है और परेशान भी लग रही है, क्योंकि जैसा कि आपने खुद ही जिक्र किया कि 34 जो कार्गोज हैं वो हमारे पास उनका एक्सेस आ चुका है और हम उसको लेके हम परेशान हैं। तो लिहाजा हुकूमत कोशिश कर रही है, 1-2 मुल्कों से जो है वो राब्ते में भी है और कतर से भी कोशिश हो रही है कि अगर अच्छे पैकेज पे उनके साथ डील हो जाए तो हमारे लिए चीज़ें जो है वो आगे डिस्पर्स करना आसान होगा, वरना फिर यहाँ पे मुल्क के अंदर गैस की कीमतें बढ़ाना पड़ेंगी। होती जा रही है। आपने हमें बताया कि गैस फील्ड जो हैं उनकी बंदिश चल रही है, तो उनकी बंदी से ना सिर्फ गैस बल्कि खाम तेल और LPG की पैदावार भी मुतासिर हो रही है, ठीक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हम तवानाई के दूसरे ज़राए को भी इस सिचुएशन में खतरे में डाल रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। जो बिजली और एक्सपोर्ट सेक्टर है वो जो है बहुत ज़्यादा इस सारे मामले से डिस्टर्ब हो रहा है। और आपने खुद ही जैसे बात की कि ख़ाम तेल और LPG की पैदावार है जो मुतासिर हो रही है, तो एक ऐसी कंफ्यूजिंग जो सिचुएशन बन चुकी है कि जिसमें हुकूमत को शायद 1 साल हो गया आए हुए और पहले 4 से 6 माह में पॉलिसी मेकर्स इस तरफ इशारा कर रहे थे कि हुकूमत को चाहिए कि ये जो कार्गोज़ आ रही हैं और एक्सेस कार्गोज़ आ रहे हैं इसका क्या किया जाएगा, क्योंकि लार्ज स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो बड़ा खपत का मैदान है, वो बड़ी इंडस्ट्री है, वो उस तरह से इस सारी गैस को जो है वो इस्तेमाल नहीं कर पा रही। अब घरेलू सार्फिन को आप जब मैंने आपसे करना है क्योंकि इसके बाद हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपने अभी 2040 तक का कुछ जिक्र किया था कि हुकूमत कहती है कि 2040 तक की LNG पॉलिसी हम बना रहे हैं, लेकिन क्या हमें 2040 तक की ज़रूरत है या फिर अब ये वक्त है कि फौरी तौर पर 2026 तक के एक्शन प्लान को हम जो है बनाएं और उसको अप्लाई करें हम? जी बिल्कुल, इस वक्त 2 प्लान हैं। एक तो प्लान ये है कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें क्या किया जाए, तो इसमें जिन ममालिक से बात हो रही है, एक तो वो चीज़ है और वो हमारे सामने 15 से 20 दिनों में चीज़ सामने आ जाएगी इंशाल्लाह, इस पर हम ज़रूर फॉलोअप भी करेंगे। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि आइंदा इस किस्म का जो गलट है वो ना हो, यानी मतलब एक ऐसे चैम्बर में आ चुके हैं, एक ऐसी जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर हमारे पास हमारे इस्तिताअत से ज़्यादा चीज़ आ गई है, तो हम उसे हज़म नहीं कर पा रहे और उसको दाएँ बाएँ बांटा जाए, क्या किया जाए, क्योंकि देने वाले ने कहा
है कि आप इसे बांट भी नहीं सकते, और बांटेंगे तो मेरी शर्त पे बांटेंगे। तो एक ऐसी अजीबोगरीब सूरत हाल बन चुकी है जिसपे 2040 की जब आप बात करते हैं तो उस वक्त उसका मकसद ये है कि अगले 15 सालों में हमारे पास हमारी कंजम्पशन क्या होगी, हमारी नीड क्या होगी, और अगर इंडस्ट्री बूम करती है तो उसकी क्या होगी, उसके हवाले से कॉन्ट्रैक्ट्स और सारा कुछ जो है उस पे काम इस वक्त जो है वो हो रहा है मिनिस्ट्री की सतह पे। बिल्कुल रियाज, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब वक्त है के संजीदा होने का, और हुकूमत संजीदा हो के सोच भी रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज की स्टोरी में जो सवालात हमने किए हैं उनका जवाब लेना भी बहुत जरूरी है, लेकिन उनका जवाब अगर ना मिला तो हम आने वाले वक्त में तवानाई के एक और बुहरान के दहाने पर खड़े हो जाएंगे। नाजरीन, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात करेंगे अब मुल्तान, खानेवाल और लोधरा में हाईवे स्कीम के नाम पर होने वाली मुबैना करोड़ों रुपए की करप्शन पर। जाली लैंड क्लेम्स, गायब वाउचर्स और जमीनों के ऐसे दावेदार जिनकी जमीन ही मौजूद नहीं। सवाल यह है कि सरकारी खजाने को किसने और कैसे लूटा है। मजीद इस बारे में बताने के लिए हमें ज्वाइन किया है मुल्तान से बिस्मा कदीर ने। बिस्मा, सबसे पहला और बुनियादी सवाल तो यही बनता है कि लैंड एक्विजिशन कलेक्टर ने उन अफराद को करोड़ों रुपए की अदायगियां किस बुनियाद पर कर दी जिनके पास ना जमीन और ना ही कागजात थे। जी बिल्कुल, देखिए पंजाब हाईवे लैंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अदायगियां क्यों की गई हैं और किस लिए की गई हैं, इसके लिए एक बाकायदा तौर पे सर्वे किया जाता है, वेरिफिकेशन होती है, मालकियती दस्तावेजात देखे जाते हैं, फिर ही जाके ये अदायगियां की जाती हैं। लेकिन इस सारे मामले में अगर हम देखें तो बगैर अदायगियों, बगैर किसी दस्तावेजात के, सर्वे के, वेरिफिकेशन के, या तो जाली दस्तावेजात बनाए गए हैं और रकम वसूली की गई है। और रकम की अगर हम बात करें, जो बोगस अदायगियां की गई हैं वो थी 41.36 मिलियन, जो कि तकरीबन 4 करोड़ और 13 लाख रुपए बनते हैं। ये अदायगी की गई और ये मामला है खानेवाल और लोधरा का। अब खानेवाल की अगर हम बात करें तो खानेवाल में 31.195 मिलियन की अदायगी की गई, जबकि लोधरा में 10.117 की अदायगियां, बोगस अदायगियां की गई हैं, जिससे कौमी खजाने को बड़ा खसारा पहुंचा है, बड़ा नुकसान हुआ है। और ये अदायगियां या तो जाली दस्तावेजात बनाई गई हैं, या तो अगर दस्तावेजात पहले बनाई गई हैं और बाद में जो हैं वो जो वेरिफिकेशंस के आपके लेटर्स हैं, सारी तहकीकात हैं, वो छुपा दी गई हैं। ठीक है। अच्छा बिस्मा, जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट खुद ये बात कह रहा है कि दावेदारों की इस सड़क पर कोई ज़मीन नहीं थी, तो फिर ये क्लेम्स मंजूर किसने किए हैं? सोचने वाली बात तो ये है, और उस पर दस्तखत आखिर किसने कर दिए हैं? देखिए, मंजूरी का जो अमल है रस्मी तौर पर वो ही पूरा नहीं हुआ। पहली बात ये है कि लैंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट जो भी ज़मीन होती है, अगर हम बात करें मुल्तान की, तो मुल्तान में जब मेट्रो बस सर्विस बनाई गई, उसके इर्द गिर्द जितनी भी ज़मीन थी, किसी के घर थे, किसी की दुकानें थी, वो जब ली गई और उसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, आपकी वेरिफिकेशन की जाती है, ये जगह किसके नाम है, सर्वे टीम्स जाती हैं वहाँ पर, वो पूरा प्रॉपर कार्रवाई करते हैं उसका और फिर देखते हैं, फिर ही जाकर हुकूमत जो है वो उनको पैसे देती है, और वो पैसे जो हैं वो इस हिसाब से देती है जितना कानून तकाजा करता है, जो मार्केट वैल्यू होती है। हाँ। अब इस केस में क्या किया गया है कि ऐसी जमीनें जो जमीन मौजूद ही नहीं है, वो जमीन पूरी दस्तावेजाती कार्रवाई में सारी अमल दरामद किया गया है, उसके लिए पैसे रकम वसूली की गई है। और फोरेंसिक ऑडिट में अगर हम देखें तो इसमें फोरेंसिक ऑडिट वाज़ह तौर पर कह रहा है कि वाउचर्स, वेंडर फॉर्म्स और तस्दीकी रिपोर्ट्स मौजूद नहीं थी, इसलिए रसीदें और तस्दीकें जाली या मनगढ़ंत हैं। तो बिस्मा, जिस तरह से आप कह रही हैं कि ऑडिट रिपोर्ट वाज़े तौर पर ये कह रही है कि ना तस्दीकी रिपोर्ट्स थी, ना वाउचर्स थे, ना वेंडर फॉर्म्स थे, तो आखिर सरकारी खजाने से अदायगियां हो कैसे गई? मतलब इतनी बड़ी अंधेर नगरी। ये तो कुछ नहीं है अभी अंधेर नगरी। अगर अंधेर नगरी की बात करें तो अभी जो गुज़िश्ता साल में ये बात देखने में आई थी कि जितनी भी सड़कें बनाई जा रही हैं, शाहराहें बनाई जा रही हैं, या कोई हुकूमती प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन की जा रही है। तो यही शिकायत जब वसूल हुई तो इसका ऑडिट किया गया, और जब ऑडिट किया गया तो ये इतनी ज़्यादा अमाउंट में कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचा है। और अब अगर हम देखें तो ये कितने महीने गुजर गए हैं, साल होने वाला है
है, अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई ही नहीं की गई। क्या वजह है, क्यों कार्रवाई नहीं लाई गई? क्योंकि इतना बड़ा आखिर ये मुज़ाहरा खेज किस्म का उन्होंने हमें मौक़िफ़ दे रहे हैं कि जहाँ पर ना ज़मीन मौजूद है लेकिन क्लेम्स भी किए जा रहे हैं। देखिए, असल माजरा तो यही है कि अगर हम बात करें ना लैंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट की, ये कोई एक या दो बंदों का काम नहीं है, ठीक है। इसके अंदर पूरी टीम ये या तो मुलविस है, ना सिर्फ लैंड एक्विजिशन के मेंबर इसमें मुलविस हैं, बल्कि डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस के लोग भी इसमें मुलविस हैं। अब देखिए, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस में अब कौन से लोग इसमें मुलविस हो सकते हैं? आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि इसमें वो लोग मुलविस हैं जो खुद दस्तखत करवा रहे हैं या जिनके पास ये अथॉरिटी है, और किस तरह से आपके अकाउंट्स ऑफिस से ये बिल मंजूर हुए हैं। आपकी ऑब्वियसली आपका जो पूरा एक सर्वे का प्रोसेस होता है, आपके डॉक्यूमेंटेशन होती है, आप किसके नाम है ये जमीन पूरी, बल्कि उसको मैप के ऊपर उस जगह को दिखाया जाता है। अब वो जगह ही मौजूद नहीं है यहाँ पर, और इसकी जो है वो आपको रकम भी ट्रांसफर की जा रही है, और फिर बैंक ट्रांजेक्शन रसीदें भी दी जा रही हैं, और जब बाद में फोरेंसिक किया जाता है तो फिर देखते हैं तो उसमें रिपोर्ट्स में आ रहा है कि जी दस्तावेजात ही नहीं है। आप देखिए, वेंडर्स और वाउचर्स फॉर्म ही नहीं है, इस ऑडिट में बाकायदा तौर पे लिखा हुआ है, और जब वो वेंडर्स और वाउचर्स फॉर्म ही नहीं होंगे तो आगे जो है इसको इम्प्लीमेंट करने में मुश्किल होगा। अच्छा बिस्मा, जैसे आपने ये भी जिक्र किया है कि खानेवाल ता लोधरा रोड स्कीम में 41 मिलियन रुपए की मुबैना खुर्द-बुर्द की गई है, तो इस तरह की तो और स्कीम्स भी होंगी, तो क्या ये सिर्फ एक स्कीम का मामला है या और मंसूबों में भी ऐसा ही हो रहा है, इसी तरह से खुर्द-बुर्द की जा रही है? देखिए, अगर हम माजी की बात करें तो माजी में ऐसे कितने वाक़यात थे जहाँ पर खुर्द-बुर्द की गई, और मैंने भी पहले भी जिक्र किया कि हमारी जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बिल्डिंग्स हैं या कोई शाहराएँ हैं, उनमें बहुत ज़्यादा करप्शन की जा रही थी, और जब इसकी शिकायत मौसूल हुई तो फिर ऑडिट लिया गया, और अब ऑडिट लिया गया तो पता लगा है कि पंजाब हाईवे ने देखा है मुल्तान ता लोधरा, अगर खानेवाल की बात की जाए, खानेवाल में भी करप्शन हुई है, लोधरा में भी करप्शन हुई है, और इनके जो शाहराहों की रेट्स थे, अभी तक जो है आप देखें इतना महीने गुजर गए हैं, साल होने वाला है, और दोबारा से वही बात कि अभी तक कार्रवाई नहीं की जा रही, या तो किसी को छुपाया जा रहा है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। ठीक है बिस्मा, जिस तरह से आपने हमें बताया है कि खानीवाल में अगर बात की जाए तो 31.20 मिलियन रुपए और लोधरा में 10.70 मिलियन रुपए, सोचने वाली बात यह है कि आखिर इन जैली क्लेम्स का मास्टरमाइंड कौन है? क्या किसी को यहाँ पर बचाया जा रहा है? देखिए, अब ये तो जब तहकीकात की जाएंगी और तभी पता लगेगा कि मास्टरमाइंड कौन है, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट में भी यही आया गया है कि अभी तक कोई भी मास्टरमाइंड नहीं पकड़ा गया, क्योंकि किसी एक बंदे का काम नहीं है ये। इसमें लैंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट के मेंबर्स भी मौजूद हैं, और हमारे पास दूसरी जो सेक्टर्स हैं, क्योंकि एक अमला जो है ना वो इस सब को नहीं देखता। हमारे पास यहाँ पर हेल्थ ऑफिसर जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, DOF के लोग हैं, वो भी इसमें मुलविस हैं, क्योंकि रकम जो है वो वहां से ही मौसूल की गई है, दस्तखत किए गए हैं, जाली डॉक्यूमेंटेशंस बनाए गए हैं, और इसमें वो लोग मौजूद हैं, मुलविस हैं, और इसमें पटवारी भी कहीं ना कहीं पर फंस सकता है, और जब ये मजीद तहकीकात की जाएंगी तो तभी पता लगेगा कि इसका मास्टरमाइंड कौन है। अच्छा बिस्मा, जो सिचुएशन आपने अभी हमें बताई है और जिस तरह से आपने हमें डिटेल्स शेयर की हैं, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मालिकाना हकूक़ की तस्दीक के बगैर ही अदायगियाँ की गई हैं। अव्वल तो ये अदायगियाँ की क्यों गई हैं, और अगर की गई हैं तो क्या पटवारी, तहसीलदार या लैंड रिकॉर्ड के अफसरान भी इसमें मुलविस हैं? फिर तो हम यही कह सकते हैं। जी बिल्कुल, इसमें लाजमी बात है कि मुलविस हैं। वही बात कि ये इतनी बड़ी रकम है, अकेले बंदे का काम नहीं है, और अकेला बंदा ये काम नहीं कर सकता। ऑब्वियसली इसमें डिपार्टमेंट्स के लोग मौजूद हैं, और इतने महीने और साल गुजरने के बाद तकरीबन साल होने वाला है, लेकिन अभी तक मान लिया, ये बात भी मान ली। ऑडिट रिपोर्ट में अब देखा जाए ये स्कैंडल सामने आ चुका है, तो अब तक उन अफसरान के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई हुई है? क्या किसी को मुअत्तल या गिरफ्तार किया गया है, या ये मामला फाइलों में दफन हो चुका है?
अच्छा, गुज़िश्ता अगर बात की जाए तो कुछ केसेस में कार्रवाई की गई है, हिरासत में भी लिया गया है, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट में वाज़ा तौर पर यह बात बयान की गई है कि जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं, वेंडर्स हैं, वाउचर्स के फॉर्म्स हैं, वो ही मौजूद नहीं है। तो अगर वो मौजूद नहीं है तो ये बड़े एक प्लान के साथ सारी कार्रवाई की गई है। वो वाउचर्स मौजूद नहीं है, अगर वो मौजूद नहीं है तो मतलब कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन करप्शन तो हुई है और बैंक वाउचर्स ट्रांजैक्शंस आ रही हैं। अब नैब कार्रवाई करेगी तो फिर इसमें आपका पटवारी भी मुलविस होगा और वो भी पकड़ा जाएगा, तो फिर सारी पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है, करप्शन तो हुई है, बहुत बड़े पैमाने पर हुई है। नाज़रीन, हमने आपके सामने वो हकायक रखे हैं जिन्हें छुपाया जा रहा था, और ये कोई मामूली मामला नहीं है। बात हो रही है अवाम के करोड़ों रुपए की, जाली जमीनों के क्लेम्स की। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या वाकई जिम्मेदारों का एहतसाब होगा या नहीं? यही सवाल हम कल भी करेंगे, और जब तक जवाब ना मिले हम ये सवाल करते रहेंगे। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बात करेंगे बलोचिस्तान की वाहिद खवातीन यूनिवर्सिटी सरदार बहादुर खान विमेंस यूनिवर्सिटी में सामने आने वाली करोड़ों रुपए की माली और इंतजामी बेज़ाब्तियों की। ना वहाँ पर सिस्टम्स फाल हैं, ना स्कॉलरशिप्स का हिसाब है, ना असासों का रिकॉर्ड है, और ना ही गरीब तालिबात के मुस्तकबिल की परवाह है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट्स चीख कर ये बता रही हैं कि करोड़ों रुपए ज़ाया हो चुके हैं, जिम्मेदारों का तयन नहीं हो रहा है, और हज़ारों तालिबात की तालीम अब खतरे में है। इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ कोयटा खलील अहमद ने। खलील, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि बलोचिस्तान जैसे हसास और पसमानदा सूबे में खवातीन की वाहिद यूनिवर्सिटी में अरबों की बेज़ाब्तियाँ, आखिर इसका हिसाब कौन देगा? जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि बलूचिस्तान में तो यूँ तो हर शोबा ज़बू आली का शिकार है। लेकिन अब हम बात करें बलूचिस्तान में 11 यूनिवर्सिटियों की, तो वो बदतरीन माली बहरान से जो है वो दो चार हैं, और 3-3 माह से इनके मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं मिली। और जबकि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के कोई 100 से ज़ायद प्रोफेसर और मुलाजमीन हैं जिनको रिटायर हुए 1 साल हो गया, लेकिन उनके बकायाजात अभी तक अदा नहीं किए गए। और सबसे ज़्यादा जब हम बात करते हैं SBK के साथ सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी, तो इसमें तो करप्शन के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। आप यकीन करें कि बलूचिस्तान वैसे एक हसास सूबा है जैसे आपने कहा, और यहाँ पे वालिदैन स्कूल्स के बाद क्योंकि यूनिवर्सिटियों में अपनी बच्चियों को नहीं भेजते थे, इस वजह से जो ख़वातीन में जो तालीम का रेशो था वो बहुत कम था। लेकिन यह है कि सदर मुशर्रफ के दौर में सरदार बहादुर खान यूनिवर्सिटी जो बनी, और उसके बाद हज़ारों की तादाद में यहाँ जो है तालबात ने दाखिला लिया मुख्तलिफ उसमें और इसको कायम किया। शुरू में तो ये बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो इसका बुरा हाल हो गया। कोई मयार नहीं है इसमें तालीम का, और आप अंदाज़ा कीजिए कि आज जो हमारी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसको भी कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। मई में एक इजलास हुआ था जिसमें कुछ मंसूबे थे और इनको 15 दिन का टाइम दिया गया था कि ये आपने कंप्लीट करने हैं, लेकिन आप अंदाज़ा करें कि 5 महीने गुजर गए, अभी तक उन पर कोई काम शुरू ही नहीं हुआ। और मुख्तलिफ मदात में जो है वो करोड़ों रुपए की करप्शन हुई है, जिसमें खुसूसन जो सबसे बड़ी बात है कि HSC का एक प्रोजेक्ट था जिसके तहत जो है जो असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरार थे उनको मुल्क से बाहर भेजा गया था PhD के लिए, लेकिन उसमें से 80% वापस ही नहीं आए और वो वहाँ स्लिप हो गए। और एक और इंतहाई अहम बात आप देखें कि 3 ऐसे लोग जो कि ना यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन थे, ना ही वो प्रोफेसर थे, ना ही वो लेक्चरार थे, उनको भी जो है बाहर इस प्रोजेक्ट के तहत भेज दिया गया और वो भी वहाँ से फरार हो गया, जिससे जो है बहुत बलूचिस्तान की बदनामी हुई। और उसमें तकरीबन 59 मिलियंस का जो है वो कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचा, जो कि उन लोगों पे खर्च किए गए थे। और जब यूनिवर्सिटी हुकाम से इस बारे में पूछा गया कि आपने क्या कार्रवाई की, क्या रिकवरी की है उनके खिलाफ, तो उनका ये कहना था कि जी ये HSC का एक प्रोजेक्ट था जो बंद हो गया, लिहाजा अब इस पे बात करना फजूल है और हम कहाँ उन मुल्कों में जा सकते हैं, उनसे
राब्ता कर सकते हैं कि उनको वापस लाएं। अच्छा, तो ये सूरत हाल है। इसके यूनिवर्सिटी में तो तहाशा बेज़ाब्तियां की गई हैं, वो एक अलग मामला है। अगर हम अभी यूनिवर्सिटी के हवाले से ही बात करें तो हमारे ज़रा ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटी ने 61 मिलियन रुपए के ERP, CMS और ओरेकल सिस्टम्स पर खर्च किए हैं, मगर ये सिस्टम्स देखा जाए तो आज तक फाल नहीं हो सके हैं। आपने 5 महीने का जिक्र किया कि 5 महीने बाद भी अगर देखा जाए तो PAC के अहकामात पर अमल ही नहीं हुआ है, तो क्यों अमल नहीं किया जा रहा है इसके ऊपर? जी हाँ, बिल्कुल। ये बलूचिस्तान की वाहिद वुमेन यूनिवर्सिटी है और इसके वाइस चांसलर के लिए इतनी बड़ी बड़ी सिफारिशें आती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा। और फिर मतलब जूनियर तरीन लोगों को वाइस चांसलर लगा दिया जाता है। फिर जब वो करप्शन करती हैं तो क्योंकि उनके पीछे 62 लोग होते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। इसमें इतना ज़्यादा करप्शन हुआ है बलूचिस्तान वुमेन यूनिवर्सिटी में कि जिसमें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स सारे के सारे नामुकम्मल हैं। और और खुसूसन जिस आपने 3 शोबों की बात की, ये सेमेस्टर अभी मतलब 2017 से 19 तक जो है ना इनको फाल होना था, लेकिन ये 2025 आ गया है और ये 60 मिलियन जो है ये ज़ाया हो गया। और अगर दोबारा इनको फाल करना है तो मज़ीद 6 मिलियन इस पर खर्च करना पड़ेंगे। और वो भी ये होता है कि नहीं होता, लेकिन इसका भी कोई जवाब नहीं है। बहुत ही यूनिवर्सिटी की जो इंतज़ामी सूरत हाल है इंतहाई ख़राब है। कोई जवाबदेह नहीं है। हर जो एक दूसरे पे जो है वो ब्लेम लगाते हैं कि ये इसका है और ये पिछले वाले ने किया और आने वाला भी कुछ नहीं करता। तालबात का जो है वो काफ़ी जो सेमेस्टर्स हैं वो नामुकम्मल हैं और बहुत से शोबे जो है वो मुकम्मल तौर पे फाल नहीं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि 3 कैंपस हैं इसके, जिसमें खुजदार, नोशकी और पशीन के जो है ये बनाए गए हैं। अच्छा। जिसमें पशीन में 400 हैं, नोशकी में 700 तालबात हैं और खुजदार में 800 तालबात हैं। लेकिन ये मुकम्मल तौर पर गैर फाल है। इन बच्चियों से फीसें ले ली गई हैं लेकिन इस कैंपस में कोई पढ़ाई नहीं हो रही। और ये यकीन करें कि ये 2000 के करीब जो तालबात हैं उनका मुस्तकबिल मुकम्मल तौर पे तारीक हो गया। और अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने फैसला किया है कि वज़ीर आला और गवर्नर्स और जो वफाकी वज़ीर है एहसन इकबाल हैं उनके साथ मिल के इसको दोबारा फाल करने के लिए कोशिशें की जाएंगी। लेकिन सूरत हाल जो है वो इंतहाई ख़राब है। से किया जाएगा जब इतनी बेज़ाब्तियां सामने आएंगी? खलील, आपने जिक्र किया कि वज़ाइफ पर ऐसे अफराद को बैरून मुल्क भेजा गया जो यूनिवर्सिटी के मुलाजिम ही नहीं थे और वो वज़ाइफ भी थोड़े नहीं थे, तकरीबन 59 मिलियन रुपए के वज़ाइफ थे वो। लेकिन सवाल ये है कि ये जाली स्कॉलरशिप्स आखिर किसने मंजूर की थी और किससे मंजूरी ली गई थी? क्या जिम्मेदार सिर्फ HEC है या यूनिवर्सिटी इंतजामिया भी इसके अंदर बराबर की शरीक है? बिल्कुल, इसमें यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया जो है वो बराबर की शरीक है। क्योंकि जो नाम थे या जो सिलेक्शन था उस्तादों का, जो लेक्चरार्स का या असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो वो नाम तो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने दिए थे। उन्होंने जो है मेरिट पे लिस्ट बनाई थी और उसमें उस वक्त के जो वाइस चांसलर थे या और दीगर बड़े कर्ता धर्ता थे उन्होंने 3 अपने रिश्तेदारों के नाम भी उसमें डाल दिया, जो कि ना ही लेक्चरार हैं, ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर है और ना ही वो मुलाजमीन में शामिल है। और वो तीनों जो है वो चले गए बैरून मुल्क वहाँ पढ़ने के लिए और पढ़ा तो नहीं, वहाँ वो स्लिप हो गए, तो जिसकी वजह से जो है बहुत बदनामी है। और बलूचिस्तान के लिए इन हरकतों की वजह से बलूचिस्तान के लिए HSC ने जो है ना ये प्रोजेक्ट बिल्कुल बंद कर दिया है। जब वहाँ पे आप जो साथी को आप स्कॉलरशिप पे बाहर भेजते हैं वो बाहर जाके गायब हो जाते हैं, जब वो वापस ही नहीं आते। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ पर सिर्फ ये है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 3 अफराद यूनिवर्सिटी के मुलाजिम ही ना हों लेकिन उन पर करोड़ों रुपए खर्च हो जाएं और वो बैरून मुल्क भी जाएं और वहां जाकर गायब भी हो जाएं। उस पर क्या कोई FIR करवाई गई उन अफराद के ऊपर, या पकड़ने की कोशिश की गई या वापस लाने की कोशिश की गई हो? जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, जब इस हवाले से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जो यूनिवर्सिटी के ज़िम्मेदारान हैं उनको बुलाया कि भाई ये इतने बहुत आपके असातिज़ा हैं और इसके अलावा ये 3 लोग जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं है ये गायब हो गए और इन पे इतने हमारे पैसे खर्च हुए, आपने क्या किया इनको वापस लेने के लिए? इनके ख़िलाफ़ कोई FIR कराई है या इनसे रिकवरी के लिए कोई लेटर्स लिखे या कोई कार्रवाई की गई है तो वो हमें दिखाएं। तो उनके पास कुछ भी नहीं था। अच्छा। उनका कहना था जी ये हायर एजुकेशन
एजुकेशन कमीशन का जो है एक प्रोजेक्ट था बलूचिस्तान के लिए, और अब वो बंद हो चुका है। लिहाजा अब इस मसले को क्या उठाना, इसको छोड़ दें, आगे चलें। आइंदा हम कोशिश करेंगे कि मुस्तक़बिल में ऐसी कोई वो ना हो कि असाज़ा जाएँ और बाहर ना आए, उनसे हम बॉन्ड्स भरवाएंगे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि हायर एजुकेशन कमीशन ने बलूचिस्तान के लिए प्रोजेक्ट ही बंद कर दिया है, क्योंकि बलूचिस्तान के जो है वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ के असातिज़ा बैरून मुल्क गए थे और उसमें से अक्सरियत नहीं आई और वो वहीं रह गए, और वहाँ से वहाँ उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया, और जो करोड़ों बल्कि अरबों रुपए हायर एजुकेशन और सूबाई हुकूमत के खर्च हुए उन पर, वो नुकसान है जिसको भरने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। अच्छा खलील, बड़ी ना मज़ाक़ा केस सी सिचुएशन है यहाँ पर, क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने ना वाइस चांसलर को ये हिदायत दी है कि तमाम मामलात यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत ही चलाए जाएं। ठीक है भाई, चलाने चाहिए, तो क्या माजी में यूनिवर्सिटी एक्ट को जानबूझकर नज़रअंदाज किया गया है, क्योंकि एक्ट तो मौजूद होता है? जी हाँ, बिल्कुल। मैंने जैसे पहले भी बताया कि बलूचिस्तान में जो तालीम के हवाले से सिर्फ दावे किए जाते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़वातीन जो है वो तालीम के मैदान में आगे आ रही हैं, लेकिन आप सूरत हाल देख लें कि वाहिद यूनिवर्सिटी है उसमें क्या सूरत हाल है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि जितनी भी वाइस चांसलर एक दो के अलावा गुजरी हैं, उनको जो यूनिवर्सिटी एक्ट है उनके बारे में पता ही नहीं था, और बस कोई इंतज़ामी तजर्बा नहीं था, और कुछ माफियाज हर जगह मौजूद होते हैं जो कि शुरू में ही इनको काबू कर लेते हैं, और वो जैसे ही ख़वातीन जो है वो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा वीक होती हैं, फिर उनको काबू कर लिया जाता है और उनसे ऐसे गलत फैसले कराए जाते हैं जिससे ना सिर्फ उनकी ज़ात जो है मुतनाज़ा बन जाती है, बल्कि जो तालीम का निज़ाम है वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह होकर रह गया है ख़वातीन के हवाले से। ऐसे ही है, देखा जाए तो नाक़िस सूबाबंदियाँ हर जगह होती हैं खलील, लेकिन अगर हम ख़ास तौर पर बलूचिस्तान की बात करें तो हम बलूचिस्तान की बेटियों से उनकी तालीम का हक छीन रहे हैं, और हम सब मिल के ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि किसी की सिफारिशात पर सिर्फ बयानात नहीं, अमल भी होगा, क्योंकि अगर आज उन बच्चियों का हक मारा गया तो ये सिर्फ एक इदारा नहीं, एक नस्ल मुतासिर होगी। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।